मेरे चैनल के तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। आज हम इंसानी तारीख की सबसे हैरत अंगेज और जहन हिला देने वाली किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के सफर पर निकलने वाले हैं। ये वो किताब है जिसने आम इंसान और पेचीदा साइंस के दरमियान दीवार गिरा दी। इसके मुसन्निफ स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक साइंसदान नहीं बल्कि जिंदा मौजज़ा थे। एक ऐसा इंसान जो जिस्मानी तौर पर मफलूज हो गया, बोलने की ताकत खो बैठा, मगर उसके जहन ने पूरी कायनात को फतेह कर लिया। हॉकिंग की जिंदगी खुद इस बात का सबूत है कि इंसान की असल ताकत उसका जिस्म नहीं, उसकी सोच होती है। उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि कायनात के मुश्किल तरीन सवालात आम जबान में समझाए जा सके। वो सवाल जो सदियों से इंसान पूछता आया है कि हम कहां से आए, वक्त क्या है, कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, क्या इस सब के पीछे कोई खालिक है या सिर्फ फिजिक्स के कवानीन। हॉकिंग किताब के आगाज में हमें बताते हैं कि माजी में इंसान समझता था जमीन कायनात का मरकज है। फिर साइंस ने बताया कि हम एक छोटे से सैयारे पर रहते हैं जो एक आम से सितारे के गिर्द घूम रहा है, और वो सितारा भी अरबों कहकशाओं में से एक कहकशां के कोने में मौजूद है। ये एहसास इंसान के गुरूर को तोड़ देता है, मगर इल्म के दरवाजे खोल देता है। मुसन्निफ हमें बताते हैं कि वक्त कोई सादा लकीर नहीं बल्कि एक अजीबो गरीब दरिया की तरह है जो कशिशे सकुल से मुड़ भी सकता है। आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत का जिक्र करते हुए हॉकिंग समझाते हैं कि वक्त हर जगह एक जैसा नहीं चलता। जहां कशिश ज्यादा हो वहां वक्त सुस्त हो जाता है। ये बात सुनने में फलसफा लगती है मगर खालिस साइंस है। फिर वो हमें बिग बैंग के तसव्वुर तक ले जाते हैं। वो लम्हा जब न वक्त था न खला, सिर्फ बेइंतहा तवानाई थी, और एक अजीम धमाके से कायनात ने जन्म लिया। हॉकिंग सवाल उठाते हैं कि अगर कायनात की इब्तिदा हुई तो इससे पहले क्या था, क्या पहले नाम की कोई चीज मौजूद भी थी या नहीं। वो मजहब और साइंस की बहस में उलझे बगैर सिर्फ मंतिक के रास्ते पर चलते हैं। उनके मुताबिक साइंस का काम खुदा को रद्द करना नहीं बल्कि कायनात के कवानीन को समझना है। इस हिस्से में वो ब्लैक होल्स का तारुफ कराते हैं, वो पुरअसरार दरवाजे जहां कशिश इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी कैद हो जाती है। हॉकिंग बताते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ तबाही नहीं बल्कि कायनात को समझने की चाबी भी हैं। वो हमें मिसालों से समझाते हैं कि जैसे दरिया में भंवर हर चीज निगल लेता है, वैसे ही ब्लैक होल खला में मौजूद एक भंवर है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि हॉकिंग ने साबित किया कि ब्लैक होल मुकम्मल तौर पर सयाह नहीं होते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तवानाई खारिज करते हैं, जिसे आज हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। किताब के इस इब्तिदाई हिस्से का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि हॉकिंग मुश्किल तरीन नजरियात को रोजमर्रा जिंदगी की मिसालों से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि कायनात एक अजीम नॉवेल की तरह है और साइंस उस नॉवेल को पढ़ने का तरीका। इंसान हजारों साल से आसमान को देखकर कहानियां बनाता आया है, मगर अब वक्त आ गया है कि हम कहानियों से आगे बढ़कर हकीकत को समझें। हॉकिंग हमें खौफजदा नहीं करते बल्कि मुतजस्सिस बनाते हैं। वो बताते हैं कि ला इल्मी अंधेरा है और इल्म रोशनी, और यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है कि सवाल पूछना गुनाह नहीं बल्कि इंसान होने की सबसे बड़ी निशानी है। इस हिस्से के इख्तिताम तक सुनने वाला ये महसूस करने लगता है कि कायनात कोई दूर की चीज नहीं बल्कि हम खुद इस अजीम कहानी का हिस्सा हैं, और ये एहसास इंसान के अंदर एक नया दरवाजा खोल देता है। अब हम इस सफर के उस हिस्से में दाखिल होते हैं जहां स्टीफन हॉकिंग हमें कायनात के सबसे पुरअसरार किरदारों यानी ब्लैक होल से आमने सामने खड़ा कर देते हैं। वो बताते हैं कि ब्लैक होल कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं बल्कि फितरत की एक हकीकी लेबोरेटरी है। अगर कोई सितारा अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर अपने ही वजन के नीचे गिर जाए तो वो इस कदर सुकड़ जाता है कि उसकी कशिश शकल नाकाबिले तसव्वुर हद तक बढ़ जाती है, यहाँ तक कि रोशनी भी फरार नहीं हो सकती। हॉकिंग बड़े सादा अंदाज में समझाते हैं कि जैसे जमीन से निकलने के लिए रॉकेट को एक खास रफ्तार चाहिए होती है जिसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, इसी तरह ब्लैक होल में ये रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वहां से कुछ वापस नहीं आता। मगर हॉकिंग इस रिवायती तसव्वुर को तोड़ते हैं और कहते हैं कि ब्लैक होल मुकम्मल तौर पर खामोश कब्र नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तवानाई खारिज करते हैं। ये नजरिया इतना इनकलाबी था कि साइंस की दुनिया हिल कर रह गई। फिर वो हमें स्पेस टाइम के अजीबो गरीब जाल में ले जाते हैं। आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत को बुनियाद बनाकर हॉकिंग बताते हैं कि खला और वक्त दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही कपड़े के दो धागे हैं। अगर इस कपड़े पर कोई भारी चीज रख दी जाए तो वो मुड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह बड़े सैयारे और सितारे वक्त को भी मोड़ देते हैं। इसीलिए खला में वक्त हर जगह एक जैसा नहीं चलता।
एक खलाबाज जो तेज रफ्तार रॉकेट में सफर करे, उसके लिए वक्त जमीन पर मौजूद इंसान के मुकाबले में आहिस्ता गुजरेगा। ये बात सुनने में जादू लगती है, मगर तजुर्बात से साबित शुदा हकीकत है। हॉकिंग इस मुकाम पर साइंस और फलसफे के दरमियान एक खूबसूरत पुल बनाते हैं। वो सवाल करते हैं कि अगर वक्त मुड़ सकता है तो क्या माजी में जाना मुमकिन है? क्या इंसान कभी अपने गुजरे हुए लम्हों को दोबारा देख सकेगा? वो खुलकर कहते हैं कि फिजिक्स के कवानीन अभी इसकी इजाजत नहीं देते, मगर कायनात इतनी अजीब है कि किसी इम्कान को मुकम्मल रद्द भी नहीं किया जा सकता। इस हिस्से में वो क्वांटम फिजिक्स का तारुफ कराते हैं, जहां जर्रात यकीन के नहीं बल्कि इम्कानात के उसूल पर चलते हैं। एक जर्रा बैक वक्त दो जगह हो सकता है। कायनात ठोस दीवार नहीं बल्कि इम्कानात का समंदर है। हॉकिंग हमें बताते हैं कि यही क्वांटम दुनिया ब्लैक होल्स के राज समझने में मदद देती है। फिर वो मजहब और साइंस की पुरानी कशमकश पर बात करते हैं और बड़े एहतराम से कहते हैं कि साइंस खुदा के वजूद का फैसला नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि कायनात कैसे चलती है। क्यों का सवाल अब भी फलसफे और ईमान के मैदान में खड़ा है। हॉकिंग का कमाल यह है कि वो किसी अकीदे पर हमला किए बगैर सिर्फ अकल के दरवाजे खोलते हैं। वो कहते हैं कि कायनात को समझना दरअसल खुद को समझना है। इस हिस्से के आखिर तक सुनने वाला ये महसूस करने लगता है कि हम एक ऐसे जहान में रहते हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरस्कार और खूबसूरत है, जहां हर सितारा एक कहानी है और हर ब्लैक होल एक सवाल। और यही वो मकाम है जहां इंसान के अंदर तजस्सुस एक इबादत बन जाता है। अब इस सफर का वो मरहला आता है जहां स्टीफन हॉकिंग हमें मुस्तकबिल के दरवाजों तक ले जाते हैं। वो सवाल जो हर जहन में कभी ना कभी उभरता है कि क्या इंसान वक्त के अंदर सफर कर सकेगा? क्या हम अपने माजी को बदल सकते हैं या मुस्तकबिल की झलक देख सकते हैं? हॉकिंग बड़े मोहतात मगर पुरजोश अंदाज में बताते हैं कि नजरियाती तौर पर वक्त का सफर नामुमकिन नहीं। अगर कोई चीज रोशनी के करीब रफ्तार हासिल कर ले तो उसके लिए वक्त सुस्त हो जाएगा, मगर माजी में जाना ऐसे तजादात पैदा करता है जिन्हें साइंस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहती है। अगर कोई शख्स माजी में जाकर अपने ही वजूद के सबब को बदल दे तो हकीकत किस तरफ जाएगी? हॉकिंग कहते हैं कि शायद फितरत ने खुद ऐसे दरवाजों पर ताले लगा रखे हैं। फिर वो हमें मुतवाजी कायनातों के तसव्वुर तक ले जाते हैं। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हर मुमकिन वाकया किसी न किसी कायनात में हो रहा है। शायद कहीं ऐसा जहान भी है जहां हमने मुख्तलिफ फैसले किए, जहां तारीख ने दूसरा रास्ता चुना। ये ख्याल सुनने में देवमलाई लगता है, मगर रियाजी इसकी सरगोशियां करती है। इसके बाद हॉकिंग कायनात के अंजाम पर बात करते हैं। क्या ये हमेशा फैलती रहेगी या एक दिन वापस सुकड़कर बिग क्रंच बन जाएगी, या फिर सर्द और खामोश मौत यानी हीट डेथ इसका मुकद्दर है? वो बताते हैं कि कायनात की तकदीर उसकी मजमूई तवानाई और तारीक मादे पर मुनहसिर है, मगर सच ये है कि अभी इंसान मुकम्मल जवाब नहीं जानता और यही ला इल्मी साइंस को जिंदा रखती है। हॉकिंग बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इल्म हतमी नहीं होता, ये मुसलसल सफर है। इस हिस्से में वो इंसान के मुस्तकबिल की तस्वीर भी खींचते हैं। उनके मुताबिक अगर इंसान ने साइंस को अखलाक के साथ ना जोड़ा तो टेक्नोलॉजी खुद इंसान के लिए खतरा बन सकती है। मगर अगर हमने कायनात को समझ लिया तो शायद एक दिन सितारों के दरमियान बस्तियां बसा सकें। वो कहते हैं कि इंसान छोटा जरूर है मगर उसकी सोच लामहदूद है। किताब के इस हिस्से का सबसे गहरा पैगाम ये है कि कायनात किसी दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक उस्ताद की तरह है जो हमें हर लम्हा कुछ सिखा रही है। हॉकिंग अपनी बीमारी और कमजोरी के बावजूद जिस उम्मीद से मुस्तकबिल को देखते हैं वो सुनने वाले के दिल में भी रोशनी भर देती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सवाल करना, तलाश करना और हैरान होना ही इंसान की असल पहचान है। इस मकाम तक पहुंचकर सुनने वाला सिर्फ साइंस नहीं सीखता बल्कि जिंदगी को देखने का नया जाविया पा लेता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा कमाल है कि ये हमें आसमान की तरफ देखते हुए जमीन पर बेहतर इंसान बना देती है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि ब्लैक होल क्या है या बिग बैंग कैसे हुआ, बल्कि इंसान के अंदर मौजूद खौफ को तोड़ना है। वो खौफ जो हमें सवाल पूछने से रोकता है। हमारे मुआशरे में अक्सर साइंस को मुश्किल, खुश्क और ईमान के खिलाफ समझ लिया जाता है, मगर स्टीफन हॉकिंग हमें सिखाते हैं कि इल्म और ईमान दुश्मन नहीं बल्कि दो अलग रास्ते हैं जो एक ही सच की तरफ जा सकते हैं। हमारे यहाँ नौजवानों को रट्टा तो सिखाया जाता है मगर सोचना कम सिखाया जाता है। यही वजह है कि हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल तो करते हैं मगर उसे समझते नहीं। हॉकिंग की ये किताब दरअसल ज़हनी आज़ादी का मंशूर है। वो कहते हैं कि कायनात को समझने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, मुतजस्सिस होना जरूरी है।
आज के पाकिस्तानी मुआशरे में जहां लोग किस्मत को हर चीज का जिम्मेदार समझ लेते हैं, ये किताब हमें याद दिलाती है कि सवाल, तहकीक और मेहनत ही कौमों को आगे ले जाती है। अगर हमारे तालिब इल्म कायनात के बारे में सोचना शुरू कर दें, अगर वो साइंसी सवालात से न डरें, तो हम भी तख्लीक करने वाली कौम बन सकते हैं। हॉकिंग की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि जिस्म की कमजोरी इंसान की हद नहीं होती, असल हद मायूस जहन होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान कायनात के सामने बहुत छोटा है, मगर उसका शऊर बहुत बड़ा है, और शायद यही शऊर इंसान को फरिश्तों से भी बुलंद कर देता है। जब हम सितारों की बात करते हैं तो दरअसल अपनी ही हकीकत तलाश कर रहे होते हैं। आज की दुनिया में जहां नफरत, झूठ और अंधी तकलीद आम है, ऐसी किताबें जहन के बंद दरवाजे खोलती हैं। इस सफर के इख्तिताम पर हम सिर्फ साइंसी मालूमात नहीं लेकर लौटते, बल्कि एक नया तर्ज फिक्र पाते हैं। ये एहसास कि लाइल्मी कोई जुर्म नहीं, मगर जानने की कोशिश ना करना जुर्म जरूर है। अगर आपने ये खुलासा यहाँ तक सुना है, तो इसका मतलब है आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचने की हिम्मत रखते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस इल्म के सफर को यहीं ना रोकें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को आगे फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साइंस से दोस्ती करें, सवाल पूछें और कायनात को खौफ से नहीं तजस्सुस से देखें। क्योंकि जो कौमें आसमान की तरफ देखना छोड़ देती हैं, वो जमीन पर भी गिर जाती हैं, और जो सवाल पूछना सीख लेती हैं, वही सितारों तक पहुंचती हैं।